गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 3 के पेपर 2 वस्त्र विज्ञान की कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। हम गर्ल्स, आपको जैसे पता है, हम रेशम के धागों के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको रेशम के कीड़े की लाइफ साइकिल और रेशम के धागे के उत्पादन की प्रक्रियाओं को बता चुकी हूँ। आज थोड़ा रिपीटिशन है, लेकिन मैं आज आपको उसका एक रीकैप और साथ में कुछ पिक्चर्स, है ना, चित्रों के माध्यम से रेशम के धागे के उत्पादन के बारे में, रेशम के कीड़े की लाइफ साइकिल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो रेशम, कुछ चीज़ें हमारी इसमें रिपीटिशन है। रेशम जो है वो दुनिया में बनने वाला सबसे मुलायम, चमकदार और आरामदायक वस्त्रों में से होता है। इसके आज के मशीनी युग में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, जबकि बहुत सारे कृत्रिम रेशे आ चुके हैं बाजार में। फिर भी रेशम की जो चमक है, उसकी जो ब्यूटी है, उसके कारण आज भी वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। यह एक वार्म कपड़ा है, गर्म कपड़े की कैटेगरी में आता है। ये आपके शरीर को गर्म रखता है। यही कारण है कि रेशम का वस्त्र हम लोग सर्दियों में पहनते हैं। रेशम की साड़ियाँ, रेशम के सूट्स, ये सर्दियों में पहना जाता है क्योंकि ये आपके शरीर को गर्म रखता है। ये इसका निर्माण आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। सेकंड नंबर पे भारत आता है और इसका उद्गम, है ना, इसका उद्गम भी चाइना में, चीन में ही हुआ था। और सबसे पहले इसका उद्गम कहते हैं 400 साल पहले, बल्कि 200 वर्ष ईसा पूर्व में रेशम के जिक्र आता है। तो ये बहुत ही पुराना, बहुत ही पूर्व से यूज करने वाला रेशा है, जिसका चाइना में पता चला था और आज भी चीन ही उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने रेशम के कीड़ों की लाइफ साइकिल मैंने आपको थ्योरी में बता दी थी। आइए उसको थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। ये जो है, ये रेशम के कीड़े का जीवन चक्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेशम के कीड़ा जो है, ये उसका फुली ग्रोन कीड़ा है और ये रेशम का जो कीड़ा, ये 3 दिन में ही एक मादा कीड़ा जो है वो अंडे देने की स्थिति में आ जाती है और अंडे देती है। ये अंडों को हवादार और नमीयुक्त वातावरण में और प्रकाशमय जगह पर रखा जाता है 12 से 15 दिन, और 15 दिन के बाद इसमें से निकलते हैं लार्वा। ये डिटेल्स इसकी सारी मैं आपको पहले नोट्स में दे चुकी हूँ। मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको और क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए, ये लार्वा की तस्वीर है। तो इन अंडों में से 12 से 15 दिनों के बाद ये लार्वा निकलता है। ये जो लार्वा है, करीब इसकी जो लंबाई है ये 3 मिलीमीटर है ना, और ये तेजी से खाना खाता है। ये अपने वजन का 38,000 गुना पत्ते खा लेता है ना। शहतूत के पत्तों पर ये सेरिकल्चर किया जाता है, तो ये उतने पत्ते खा लेता है। और फिर इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर से बढ़ के 10 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है ना। ये 3 दिन के बाद ही ये इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, इसका जो मुंह है, इससे ये अंग्रेजी के 8 अक्षर की तरह ये अपने मुंह को राउंड राउंड, ऐसे 8 अक्षर की तरह ये अपने मुंह को घुमाता है और या झकझोरता है जो, और इसमें से उसकी लार निकलती है, लार निकलती है, और उससे ये अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। और इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। ये जो स्टेज है,
इस अवस्था में इसकी लगातार इसकी लार निकल रही होती है। इसका जो मुंह होता है, यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र में से फाइब्रिन नामक धागा जो है वो निकलता है और दूसरे से सेरिसिन नामक गोंद निकलती है। तो ये इस तरह से 2 सिक्रीशंस निकलते हैं, जिसको ये अपने चारों तरफ लपेट के अपना घर सा बना लेता है, जिसको कि हम प्यूपा बोलते हैं। और ये जब अपने आप को चारों तरफ से लपेट लेता है तो ये कोकून कहलाता है। और फिर 3 से 4 दिन में ये पूरा कोकून तैयार हो जाता है। फिर ये 10 दिन तक एक निष्क्रिय अवस्था में रहता है और उसके बाद इनमें से इनको पानी में डाल करके, वो मैं आगे बताती हूँ डीगमिंग का प्रोसेस, और उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाता है वापस वयस्क कीड़े बनने के लिए और बाकी के कोकून का धागा लपेट लिया जाता है। तो ये रेशम के धागे की एक लाइफ साइकिल। आप देखिए, ऐसा ये कीड़ा होता है, ये लार्वा है, ये प्यूपा है और ये कोकून है। इसमें और हम क्लैरिटी समझेंगे। ये इसकी लाइफ साइकिल जो मैंने आपको अभी समझा दी है। ये देखिए, ये अब रियल पिक्चर है। ये है कोकून और ये देखिए किस तरह से ये अंदर कीड़ा, और ये किस तरह से इसने अपने चारों ओर इसको हटा के दिखाए, अपना इस तरह से चारों ओर अपने धागा लपेट लिया है। ये देखिए, ये एक लार्वा की सही तस्वीर है ना। अब क्या करते हैं हम, धागों को प्राप्त करने के लिए, रेशम के रेशे को प्राप्त करने के लिए इन कुकून्स को, ये पीछे दिखाई दे रहे कुकून्स, इनको हम गर्म पानी में डाल देते हैं। इससे रेशम का जो कीड़ा अंदर होता है ये तो मर जाता है और ये जो गोले हैं, जिस गोल से आकार में वो है, इसको रेशम बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एक इससे कोकून से करीब 500 से 1300 मीटर लंबा धागा प्राप्त किया जा सकता है। और मैंने आपको जैसे आज बताया था कि इसके लिए बहुत ही इसको गर्म पानी में डाला जाता है, फिर ब्रश की सहायता से इसके छोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो लास्ट इसका सिरा मिलता है। और फिर बहुत ही स्किल के साथ में, बहुत ही कौशल के साथ में उसको धीरे से खींचा जाता है और वो इतना बारीक होता है, तो ज्यादातर 2-3 कोकून्स का धागे को एक संग खींचते हैं, क्योंकि एक को तो थोड़ा ही दम लगाने से वो टूटने का डर रहता है, तो उनको फिर खींच के लपेटा जाता है। और मैंने आपको बताया कि इसके ये जो 2 से होते हैं छिद्र, एक में से फाइब्रिन निकलता है और एक में से सेरिसिन। सेरिसिन एक गोंद होती है जो इन रेशों को आपस में चिपका के रखती है। तो इसको गर्म पानी में डालने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि उस गोंद को ढीला करे, पर पूरी गोंद खत्म नहीं हो जाती है। उस गोंद को हटाने का सिलसिला कई चरणों में होता है। अब ये देखिए, ये आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन कोकून्स को ये गर्म पानी में इस तरह से डाल दिया गया है ना। और फिर उनमें से धागों को लपेटा जाता है। व्यावसायिक उत्पादन के लिए 5 भिन्न प्रजातियों के रेशम के कीट का पालन और पोषण किया जाता है ना। इन रेशम के कीटों को विभिन्न खाद्य पौधे खिलाए जाते हैं। ये भी हम आगे और डिटेल्स पढ़ेंगे। कुछ को शहतूत की पत्तियां होती हैं, कुछ ओक पे पलते हैं, तो अलग अलग पेड़ों पे इनको पाला जाता है ना, ओक पे। फिर ट्रॉपिकल टसर, मूंगा, एरी, ये सारी हमारे यहाँ पे व्यावसायिक कमर्शियली उत्पादन की जाने वाले रेशम की किस्में हैं जो भारत में उत्पादित की जाती हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है जो कि शहतूत की पत्तियों पे की जाती है, जिसको बॉम्बिक्स मोरी नाम से जाना जाता है। बॉम्बिक्स मोरी, है ना। ये देखिए, ये आप तस्वीर से आपको पता चलेगा। गोंद ढीला करने के बाद जब हम रेशम के धागों को लपेट लेते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। गोंद उसकी ढीला कर देते हैं और फिर उनको लपेट के एक लच्छी सी बना देते हैं। ये उसकी तस्वीर है। और इन लच्छियों को अगेन इस तरह से पानी में दबा, गुनगुने पानी में बार बार डुबो के और इस तरह से इनकी गोंद को हटाया जाता है। और उसके बाद इनको
यहाँ से लपेट के लच्छियाँ बना करके और मिलों में भेज दिया जाता है। और मिलों में तो फिर आपको मैं पहली कक्षा में बता चुकी हूँ कि इनके ऊपर कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है। ब्लीच किया जाता है ना? इनकी वज़न बढ़ाने का काम सिल्क में वेटिंग का काम होता है, ब्लीचिंग होती है, डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है, वो सब प्रक्रियाएँ इसके बाद होती हैं। ठीक है? अब देखिए इनकी रेशम के क्या विशेषताएँ हैं रेशम के धागे की, इसको हम जानेंगे। रेशम का धागा एक प्रोटीन रेशा है। ये एक प्रोटीन रेशा है जो कि हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। और ये गर्म रखता है हमारे शरीर को। रेशम का धागा चिकने होते हैं और कोमल होते हैं ये, चिकने और कोमल रेशे होते हैं। इनकी लंबाई 300 से लेके 1800 मीटर। आप देखिए, जब हम उसको लपेटते हैं, वो जो कोकून बनाता है, वो अपने चारों तरफ इतना लंबा धागा लपेट लेता है। तो 300 से 1800 मीटर लंबाई इनकी, 300 मीटर से 1800 मीटर लंबाई की हो सकती है। और इनका रंग जो है, ये देखो जो जो चीज़ें प्राकृतिक रूप, जैसे हमने कपास के समय भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो कि कपास भी सफ़ेद रंग का भी होता है, थोड़ा क्रीम कलर का होता है, थोड़ा पीलापन लिए हुए भी होता है। तो इसी तरह से जो रेशम का कीड़ा का जो धागा होता है, जब हमको बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो वो थोड़ा क्रीम होता है। अभी हमने यहाँ पे ये तस्वीरें भी देखी, देखिए क्रीम कलर का है ये थोड़ा व्हाइटिश है, इधर बिल्कुल क्रीम है। इसको इसीलिए फिर बाद में ब्लीच किया जाता है, पीला भी हो सकता है और इवन भूरे रंग का भी हो सकता है। तो ये इसका रंग है। और ये सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे ज़्यादा मजबूत है। सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है रेशम का जो धागा होता है। इसमें इसकी मजबूती इतनी होती है कि यह इसका एक रेशा जो है, वो 5 से 25 ग्राम तक भार सहने की क्षमता रखता है। 5 से 25 ग्राम, है ना? इनमें काफ़ी प्रत्यास्थता भी होती है। ये अपने आकार को वापस प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा शिकन पड़ने के बाद। इनमें प्रतिस्कंदता होती है ना? प्रतिस्कंदता में पहला स्थान ऊन का आता है, उसके बाद रेशम का आता है। शिकन प्रतिरोधकता इसमें होती है। सिकुड़ते नहीं हैं ये रेशे, सिकुड़न इनमें कम होती है, लेकिन इन पे घर्षण का प्रभाव पड़ता है। घर्षण से ये ज़्यादा रगड़ते, क्योंकि हमने देखा है कोमल और चिकने होते हैं, तो इनको रगड़ दें तो इनकी सतह खराब हो जाती है, तो रगड़ का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमने अब 3 कक्षाओं में रेशम की वस्त्र फ्रॉम फाइबर टू फाइबर, रेशम का धागा प्राप्त करने से लेके रेशम के का पूरा उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से देखा। हमने रेशम की कीड़े की लाइफ साइकिल को समझा, हमने उत्पादन की सारी प्रक्रियाओं को देखा और हमने रेशम की पूरी विशेषताओं को जाना। तो रेशम के धागे के बारे में पूरी बात हमने इन कक्षाओं में कर ली है।